गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएएस परी की टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी। इस टेस्ट सीरीज में हमने 32 टेस्ट है वो कर लिए हैं और आज का जो हमारा टेस्ट है वो 33वां टेस्ट रहने वाला है। ये जो हमारी आरएएस परी 2023 के ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारे पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर है, यानी पूरे सिलेबस को ये कवर करेगी। तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के अगर हमारे टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, इस पे क्वेश्चन रहेंगे। साथ में ही हमारे इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इसमें रहने वाली है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है हमारे भारतीय संविधान से भी रहेंगे। भारतीय संविधान से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी इसमें रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास है हमारी स्टार्ट करते हैं। आप सभी को ये क्लास है वो शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखनी है और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स है वो भी बनाने हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। इस साइड है वो सूची फर्स्ट में है वो आपके नृत्य दिए हुए हैं और इस साइड है उनके जो विशेष या जो बोले हम प्रमुख कलाकार दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा और किसके लिए, जो हमारे रामदेव जी हैं, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इनके अगर प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसमें मांगी बाई, इसके साथ मोहिनी और नारायणी और लक्ष्मण दास। तो ये इनके प्रमुख कलाकार हैं। तो इसमें हमें पूछा है 13 ताली नृत्य, तो इसमें हमारे ऑप्शन में कौन सी है, मांगी बाई दे रखा है। तो ए में हमारा थर्ड आ जाएगा। तो आपको याद रखना है ये जो प्रमुख कलाकार होते हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 13 ताली के प्रमुख है मांगी बाई, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास। अगला हम देखते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य ये उदयपुर संभाग का नृत्य है। उदयपुर संभाग में जो भवाई जाति रहती है, कौन सी भवाई जाति, उस जाति का एक नृत्य है। और इस नृत्य की जो प्रमुख कलाकार है वो है तारा शर्मा। तो भवाई नृत्य की प्रमुख कलाकार है तारा शर्मा। आगे है कालबेलिया नृत्य है ये, इनमें अगर प्रमुख देखें तो प्रमुख है गुलाबो। कालबेलिया जो समुदाय होता है उनका नृत्य के अगर प्रमुख कलाकार देखें तो वो कौन है, गुलाबो है, जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति उपलब्ध करवाई है। चरी नृत्य की बात करें तो चरी नृत्य है ये किशनगढ़ क्षेत्र के जो गुज्जर जाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अगर देखें कि प्रमुख कलाकार वो है फल्गुबाई। तो ए में आपका थर्ड आ जाएगा, बी में आपका जो आपका 2 है, 2 में आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। सी में कालबेलिया नृत्य, थर्ड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और फोर्थ में आपका बी आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात ईश्वरदास मोदी की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है झुंझुनू। जो ईश्वरदास मोदी की हवेली है ये कहाँ की है, झुंझुनू की है, जो कि काफ़ी विख्यात है। अब झुंझुनू शहर की और भी हवेलियाँ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झुंझुनू की और भी हवेलियां हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी है, एक तो है आपकी पोदारों की हवेलियां वेरी इंपॉर्टेंट है। भगतों की हवेलियां, इसके बाद है टिबड़े वालों की हवेलियां, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आती इसमें भगोरिया की हवेली, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको भगेरिये भी बोलते हैं, भगेरियों की हवेली। इसी को भगोरियों की हवेली, इसी को भगेरियों की हवेली बोला जाता है। इसके साथ साथ आती है रूपनिवास महल हवेली, रूपनिवास महल हवेली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तभी मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ। एक आती है मुरारका
मुरारका की हवेली। ठीक है, इसके अलावा ये इतनी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, टिबड़े वालों की हवेली, भगोरिया या फिर बघेरियों की हवेली, रूपनिवास महल की हवेली और मुरारका हवेली। ऐसे तो इनमें और भी है, जैसे चौखानी परिवार की हवेली, खुर्रेदार चबूतरों की हवेली, लेकिन ये जो है ये है इम्पोर्टेंट है। जो हमारा इसमें झुंझुनू में जो नवलगढ़ है, नवलगढ़, जो नवलगढ़ है उसे हवेलियों का नगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवलगढ़ को हवेलियों का नगर बोलते हैं और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि हवेलियों का नगर किसे कहते हैं तो नवलगढ़ को कहते हैं, और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी पूछ ले तो वो भी किसे बोला जाता है? नवलगढ़ को। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें चुनना है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। बिल्कुल सही है। इसमें कई बार इनकी तिथि पूछ ली जाती है, तो ये फाल्गुन माह में हुए थे। फाल्गुन माह की जो शुक्ल अष्टमी है, शुक्ल अष्टमी इसको, ये इनका जन्म है वो अहमदाबाद में 1544 को हुआ था, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। अगला है कि दादू दयाल ने 1568 में नारायणा में प्रथम उपदेश दिया था। कब? 1568 में। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश है वो नारायणा में नहीं दिया था, इन्होंने दिया था सांबर में। कहाँ पे दिया था? सांबर में। तो इस टाइम जो दादू दयाल जी है वो 19 वर्ष के थे। कितने? 19 वर्ष के थे। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ये राजस्थान में आए थे। 19 वर्ष की आयु में राजस्थान में आए। 1568 में सांबर में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ अब नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, दादू दयाल ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। तो ये इनका बिल्कुल सही है। 1585 में जो फतेहपुर सीकरी है आपके उत्तर प्रदेश में, मुगल सम्राट अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी। दादू दयाल का 1603 ईस्वी में नारायणा में देहांत हो गया था। अगर आपसे पूछ ले कि दादू दयाल जी ने दादू पंथ की स्थापना या फिर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना है वो की थी, कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1574 में। 1574 में कहाँ की थी? सांबर में की थी। सांबर में की थी। इसमें ये दादू पंथ बोल दें, दादू पंथ की स्थापना। इसे ही निरपत संप्रदाय भी बोला जाता है। इसे क्या? निप्रत संप्रदाय, या फिर इसे ही ब्रह्म संप्रदाय बोल दिया जाता है। ब्रह्म संप्रदाय, तो दादू पंथ या फिर निप्रत संप्रदाय या फिर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना 1574 में सांबर में दादू दयाल जी ने की थी। तो इनके लिए जो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं वो आपको नोट डाउन करनी है, इनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि आगे आप दादू दयाल को पढ़ें तो इनसे बस ये चीजें पढ़े और आपका आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा? असत्य कथन ऑप्शन 2 में दिया हुआ है कि नारायणा में नहीं, इन्होंने प्रथम उपदेश सांबर में दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, सर अली इमाम, बी.आर. अम्बेडकर। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था तो समिति क्यों बनी थी। तो मैं आपको बताऊं शुरू से कि जो साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी, साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो इसी टाइम जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्केन, कौन थे? लॉर्ड बर्केन बोल दे या लॉर्ड बर्केन हेड, उन्होंने भारतीयों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये रखी थी कि उन्होंने कहा था कि आप ऐसा संविधान बनाओ या फिर बनाकर तैयार करो ऐसा संविधान जो सभी लोगों को मान्य हो, कि जिस संविधान को सभी लोग है वो मानते हो। तो इसलिए जो पंडित मोतीलाल जी है इनकी अध्यक्षता में, पंडित मोतीलाल नेहरू है इनकी अध्यक्षता में मई 1928 में और कहाँ पे? बम्बई में ये जो दूसरा है यहाँ पे बम्बई में दूसरा वो सर्वदलीय जो सम्मेलन हुआ था उसमें मई 1928 में बम्बई में जो सम्मेलन हुआ था उसमें पंडित मोतीलाल जी हैं नेहरू हैं, इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यों की समिति बनी थी। तो अगर पूछ ले कि ये कब हुई थी तो मई 1928 में बम्बई में जो दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था उसमें हुई। कितने सदस्यों की समिति थी? 7 सदस्यों की समिति थी। क्यों बनाई गई थी?
क्यों? क्योंकि जो साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी उस टाइम जो भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक चुनौती रखी थी कि आप ऐसा संविधान बनाओ जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो, इसलिए ये समिति बनाई गई थी। तो इसमें अगर हम देखें, इस समिति की स्थापना किस लिए हुई थी कि इन्हें भारतीय संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे। 7 कौन कौन थे? एक तो सुभाष चंद्र बोस थे, इसके बाद कौन से, इनके साथ ही एक कौन थे आपके GR प्रधान, अली इमाम, इनके अलावा 3 तो ये हो गए, और ये 7 थे तो 4 और आप नाम लिख लीजिए इनके। एक थे सर तेज बहादुर, सर तेज बहादुर सप्रू, एक सुभाष चंद्र बोस मैंने आपको बता दिया, एक थे MS अणे, एक थे आपके मंगल सिंह, और आपके GR प्रधान, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया, ऑप्शन में था हमारे GR प्रधान। ठीक है, और सर तेज बहादुर सप्रू, MS अणे, मंगल सिंह, GR प्रधान, और आपके कौन थे इसमें? सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम थे। ये थे तो कौन नहीं थे? BR अम्बेडकर नहीं थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। और एक और मोतीलाल नेहरू जी थे, तो ये आपके 7 सदस्य हो गए। तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको नोट डाउन करवाई है वो आप अच्छे से उनके शॉर्ट नोट से बना लेना। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीति भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लाला लाजपत राय। अब मैं आपको बताऊं कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी स्थापना हुई थी, तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य थे। एक तो उदारवादी नेता थे और एक उग्रपंथी नेता थे। तो ये मैंने आपको पीछे के टेस्ट में बताया था कि आपके उग्रपंथी नेता है वो कौन कौन थे और जो उदारवादी नेता है वो कौन कौन थे। जो उदारवादी नेता है वो अपना मतलब इस टाइम 1885 में इनका वर्चस्व से ज़्यादा था और ये अंग्रेजों को अपना शत्रु नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों का जो ये समझते थे कि जो अंग्रेज है वो न्यायप्रिय है, वो पूर्ण निष्ठा से न्याय करेंगे, यानी ये अंग्रेजों को अपना मित्र मानते थे। इनको कोई भी अगर अपनी बात बनवानी होती थी या फिर कोई भी उनको काम होता था तो ये कोई प्रार्थना पत्र लिखते थे, प्रतिवेदन लिखते थे, शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगे रख देते थे। इस चीज़ को देखकर जो उग्रपंथी नेता है लाला लाजपत राय, उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा इन्हें दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। अशोक, दशरथ, वृद्धरथ और कुणाल, इनमें से किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो अशोक और दशरथ, इन दोनों की जो उपाधि है वो देवनाम प्रिय थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3। अब इनका पता कैसे चलेगा कि इनकी किस में इनका उल्लेख है देवनाम प्रिय का? जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उनमें उन्हें देवनाम प्रिय और इसके साथ या फिर इनका क्या नाम है, इनका देवनाम प्रियदर्शी, ये 2 उपाधियां हैं इनके अभिलेखों में मिली है। इसका अर्थ क्या होता था? या तो माने कि देवताओं में प्रिय या फिर देखने में सुंदर या देवताओं का प्रिय, इन उपाधियों से संबंधित है, इन्हें बताया गया है या फिर इनको इन उपाधियों से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा अगर हम दशरथ की बात करें तो दशरथ थे, उन्होंने बिहार में जो गया जिला है वहाँ पे नागार्जुन पहाड़ी पर जो आजीविका संप्रदाय है, कौन सा? आजीविका संप्रदाय या फिर इसे आजीवक संप्रदाय बोलते हैं। जो आजीविक संप्रदाय है इनके साधुओं को रहने के लिए इन्होंने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कितनी? 3 गुफाओं का। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि किस शासक ने है आजीविक संप्रदाय के लिए गया में, कहाँ पे? गया जिले में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। या फिर ऐसे आ जाता है कि दशरथ ने
गया जिले में जो नागार्जुन पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया, या फिर याद रखे दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कौन सी पहाड़ी पे करवाया। तो ये सारी चीज़ें घूम फिर के आ जाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, आजीविक संप्रदाय के जो साधु लोग थे उनके रहने के लिए 3 गुफाओं का निर्माण बिहार के गया जिले में करवाया गया। किसके द्वारा? दशरथ के द्वारा करवाया गया था। और इन्होंने कहाँ पे? नागार्जुन के जो पहाड़ियाँ हैं, नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इन्होंने करवाया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब इन गुफाओं की, इन जो ये 3 गुफाएं थी, इन 3 गुफाओं की जब आपकी दीवारों को खुदवाया गया तो उनके खुदे हुए लेख से ज्ञात होता है कि अशोक की तरह दशरथ है वो भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करते थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। इस साइड है वो पूरा अवशेष दे रखे हैं और इस साइड है वो स्थान दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि ये कौन से स्थान पर प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर हाथी, चतुष्कीय सिंह, शुंग कणव नक्काशी और भव्य प्रवेश द्वार। इसमें हम सबसे पहले प्रस्तर हाथी की बात करें, यानी प्रस्तर हाथी यानी कि चट्टान को काटकर जो हाथी की प्रतिमा बनाई गई है, आकृति बनाई गई है, यानी पाषाण मूर्तिकला को ये उत्कृष्टता को सूचित करती है। ठीक है, तो ये जो मौर्य शासक अशोक थे, मौर्य शासक अशोक थे, उनके समय का है। उनके समय, उनके शासनकाल में जो उड़ीसा की जो धौली चट्टान है उसको काटकर है वो पाषाण मूर्तिकला की उत्कृष्टता को सूचित करने के लिए हाथी की प्रतिमा है वो बनाई गई थी। तो आपका ए में क्या आ जाएगा? 3rd आ जाएगा। चतुष्कीय सिंह की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें 4 सिंह की प्रतिमा बनी हुई है। 4 सिंह की प्रतिमा जो सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है उस पे है। तो यानी बी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जो सारनाथ के शीर्ष स्तंभ है उस पर जो 4 सिंह है वो पीठ सटाए बैठे हुए हैं, पीठ सटाई है वो बैठे हुए हैं और उन्होंने एक चक्कर है उसको धारण कर रखा है। तो कई बार पूछ लिया जाता है चक्कर के बारे में। तो ये चक्कर है, ये जो बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध थे उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, तो उसका प्रतीक माना जाता है। तो प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है धर्म चक्र प्रवर्तन किसे बोला जाता है? भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बोला जाता है। इसको किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये है जो सारनाथ पे जो 4 सिंह है वो पीठ सटाए बैठे, उन्होंने एक चक्कर धारण कर रखा है और ये किसका प्रतीक है? ये भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन का है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये चीजें आप नोट डाउन करें। अगला आता है शुंग कणव नक्काशी। ये कहाँ की है? तो शुंग काल में, किसमें? शुंग काल में एक बरहूत जगह थी, बरहूत में एक विशाल स्तूप का निर्माण हुआ था। और ये स्तूप के अगर पूछ ले आपको बरहूत के स्तूप की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है 1873 में जो कनिंघम मौर्य थे, इन्होंने इस स्तूप की खोज की थी। तो सी में आपके आ जाएगा आपका 4th। भव्य प्रवेश द्वार की बात करें तो जो सांचू स्तूप है उसमें भव्य प्रवेश द्वार है, तो ये आ जाएगा डी में 1st आ जाएगा। तो आपके ए में क्या आ जाएगा? ए में आपका 3rd आ जाएगा, बी में आपका 2 आ जाएगा, सी में आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और डी में आपका 1 आ जाएगा। नीचे जो ये कूट दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित था? मुजरिस, कोरकाई, पडुक्के और पुहार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1st मुजरिस, या फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे मुसिरी भी बोलते हैं, मुजरिस या मुसिरी। तो आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, कौन सा भी नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये जो संगमकालीन पश्चिमी तट पर स्थित है बंदरगाह, पतन यानी बंदरगाह था, और ये चेर राज्य का बंदरगाह था। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है किस राज्य का था? तो चेर राज्य का। अगला अगर हम बात करें आपके पुहार की, कि पुहार कहाँ का था? तो ये पूर्वी तट पर था, पूर्वी तट पर कावेरी नदी पर बनाया गया एक कृत्रिम बंदरगाह था, कृत्रिम
बंदरगाह था। और ये अगर आप पूछ ले तो ये चोलकालीन बंदरगाह था, यानी इनके चोलों के समय ये बना हुआ था। चोलकालीन कतरी में बंदरगाह था। अब से पूछ भी ले तो आप ध्यान रखिएगा। कौन सा? पुहार पूर्वी तट पर था और ये मुजरिस या मुसूरी बोल दे, ये किस पे था? पश्चिमी तट पे। ये चे राज्य का था और ये चोलकालीन था। ठीक है। और कोरकाई पूछ लिया जाता है आपको, कई बार कोरकई भी पूछ लिया जाता है। तो ये पांड्यों की तटीय राजधानी थी। पांड्यों की तटीय राजधानी थी। और इसके अलावा एक कौन सा है? पोडुके बोल दे। तो ये पश्चिमी देशों से, यहाँ से पश्चिमी जो देश थे वहाँ पे जो मिर्च मसाले हैं, मिर्च और मसाले, मिर्च हो गए, मसाले हो गए, इसके साथ साथ ही जो हाथी दांत है उनका निर्यात किया जाता था। तो आपसे पूछ ले कि पश्चिमी देशों को काले मिर्च, मसाले और हाथी दांतों का जो निर्यात है वो कौन से बंदरगाह से? पोदुके से किया जाता था। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो चारों के चारों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको नोट डाउन के लिए बोला था। मैंने आज का टेस्ट स्टार्ट किया था उससे पहले ही बोला था कि आपको सारों को नोट डाउन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आज के जो ये क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वक्तव्यों में एक कथन तथा एक कारण दिया गया है, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए। वह सामंत वर्ग को दुर्बल बनाना चाहता था। अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक था, ये कोई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च प्रदान किए थे। सही बात है। क्यों किए थे? क्योंकि ये सभी योग्य जो व्यक्ति थे उनके लिए इन्होंने शाही सेवा के दरवाजे खोल दिए थे। वो इस क्षेत्र में दिल्ली का ऐसा करने वाला पहला शासक था। दिल्ली का पहला शासक बोले या पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को ही नहीं, सारे के सारे जो निम्न कुल की जातियों के जो व्यक्ति थे उनको राज्य में उच्च पद है वो प्रदान किए था। उसका ये उद्देश्य कतई नहीं था कि सामंत वर्ग को दुर्बल बनाना। यानी इसका ऑप्शन ए यानी कथन ए है वो ही दिया हुआ है, कारण आ रहा है वो गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कथन ए सही है परंतु कारण आ रहा है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिश्ती, शेख महमूदुद्दीन कादिर, नक्शबंदी, शेख अब्दुल कादिर जिलामी, सुहरावर्दी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और कादरी ख्वाजा बाकी बिल्ला। इसमें हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। और इसमें ये क्या दिया हुआ है कि जो ये चिश्ती संप्रदाय, भारत में जितने भी चिश्ती संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हुए हैं उनके प्रथम संत इस साइड है वो दिए गए हैं। हमें बताना है कि किस संप्रदाय के इसमें प्रथम संत है वो नहीं दे रखे, यानी इसमें असुमेलित दे रखा है। तो हमारा फर्स्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चिश्ती संप्रदाय है, भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। तो जो फर्स्ट है इसमें ये गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के एक शिष्य थे शेख हमूमुद्दीन कादिर, या फिर इन्हें शेख हमूमुद्दीन नागौरी बोला जाता है। इनको जो सुल्तान मोइनुद्दीन चिश्ती थे उन्होंने तारकिन की उपाधि दी थी। तारकिन की उपाधि, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने तारकिन की उपाधि किसी दी थी? तो इन्होंने अपने शिष्य शेख हमूमुद्दीन नागौरी थे उनको तारकिन की उपाधि थी। तारकिन का मतलब क्या होता है? सन्यासियों में सुल्तान, सन्यासियों के सुल्तान, के सुल्तान इसका अर्थ होता है। तो ये भी अगर आपसे पूछ ले कि तारकिन की उपाधि किसको दी, किसने दी, इसका अर्थ क्या होता है, तीनों चीज मैंने बता दी, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी कालीन स्थापत्य कला से संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजे का गुंबद भारत में वैज्ञानिक विधि से बना हुआ प्रथम गुंबद है। अलाई दरवाजा केवल लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। अलाई दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है और इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराबों का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम बात करें, जो अलाउद्दीन है इन्होंने 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई
दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये कुतुब मीनार है, उनका प्रवेश द्वार है। तो इसमें क्या बोला है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अलाई दरवाजा है उसका अगर देखें कि इसमें जो ये है, ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है, अलाई दरवाजा, ना कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। ये प्रवेश द्वार किसका माना जाता है? ये माना जाता है कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है वो माना जाता है। हाँ, इन्होंने है वो अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है इसका विस्तार जरूर करवाया था। तो अगर ये आपसे ऑप्शन में आ जाता कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार करवाया तो सही होता, लेकिन प्रवेश द्वार किसका है? कुतुब मीनार का है। अगला अगर हम बात करें कि अलाई दरवाजा में केवल लाल पलवा पत्थरों का इस्तेमाल किया हुआ है, नहीं, लाल के साथ साथ सफेद संगमरमर का भी इसमें यूज किया गया है। तो आपका बी और सी इन्होंने गलत दे दिया। अगला कि इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराबों का प्रयोग किया है, ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका कथन ए और कथन बी, डी, कथन डी सही है। तो इसमें अगर हम बात करें आपके ऑप्शन थर्ड इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। इसके अलाउद्दीन खिलजी है, इनके बारे में कुछ और एक कथन मिल जाते हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी थे, इनको गुबंद का जो निर्माण है तो निर्माण का पितामह बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि गुबंद निर्माण का पितामह किसे बोला जाता है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना कि अलाउद्दीन खिलजी को गुबंद निर्माण का पिता कहा जाता है। साथ में अगर आपसे पूछ ले कि सल्तनत काल में संगमरमर का जो प्रथम प्रयोग है वो किसके काल में हुआ था, तो सल्तनत काल में संगमरमर का प्रथम उपयोग है वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये 5-6 जो चीजें मैंने बताई है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड और बॉम्बे टाइम्स। अगर हम बात करें बम्बई की, तो बम्बई में जो पत्र प्रकाशित होने लगे थे, यानी अखबार निकलना शुरू हुए थे, अखबार, तो ये कलकत्ता के बाद शुरू हुए थे। यानी कलकत्ता में पहले अखबार निकलना शुरू हुए थे, उसके बाद है वो बम्बई से स्टार्ट हुए थे। बम्बई के प्रथम अंग्रेजी भाषा के अगर अखबार की बात करें, साप्ताहिक अखबार की बात करें, तो वो कौन सा था? वो था आपका ऑप्शन थर्ड, बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड था, ये बम्बई में प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, जो कब से? ये 1789 से निकलना स्टार्ट हुआ था, 1789 से। बाद में इसे 1791 के बाद इसे बॉम्बे गजट के नाम से जाना जाने लगा था। तो 1791 के बाद इसे ही बॉम्बे गजट के नाम से जाना जाने लगा। तो आपसे पूछ ले कि कलकत्ता के बाद बम्बई में प्रकाशित होने लगे थे अखबार, और अगर अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र पूछ ले तो बॉम्बे हेराल्ड कब से निकलना शुरू हुआ? 1789 में। इसी अखबार को 1791 के बाद है वो क्या? बॉम्बे गजट कहा जाने लगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, पूना की संधि और ग्वालियर की संधि। इन संधियों के कालानुक्रम को सही से, इन संधियों के यानी पहले कौन से हुए, फिर कौन से इनका क्रम बताना है। सबसे पहले हम बात करें आपकी बसीन संधि की, तो बसीन संधि है ये 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। किन के मध्य हुई थी? बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। दूसरी आपकी देवगांव की संधि थी। देवगांव की संधि है ये 17 दिसंबर 1803 में हुई थी। किन किन के मध्य हुई थी? ये हुई थी आपके जो भोंसले थे, भोंसले और जो अंग्रेज थे उनके मध्य हुई थी, और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किसके लिए हुई थी? इस संधि के द्वारा, ये दो जो देवगांव की संधि है, इस संधि के द्वारा जो भोंसले थे उन्होंने कटक और वर्धा
इन दोनों के इन जो ये नदी है कटक और वर्धा नदी का जो पश्चिमी भाग है वो अंग्रेजों को दे दिया था। तो ये भोंसले व अंग्रेजों के मध्य हुई थी 17 दिसंबर 1803, 31 दिसंबर 1802 में बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगली आपकी है पूना की संधि। तो पूना की संधि वो कब हुई थी? ये हुई थी आपके जून 1817 में पूना की संधि हुई। इस संधि के द्वारा जो पेशवा ने मराठा संघ को समाप्त करने की घोषणा की थी। पेशवा ने मराठा संघ को समाप्त करने की घोषणा की थी। तो जून 1817 की संधि। अगली है ग्वालियर की संधि। ग्वालियर की संधि हुई थी 5 नवंबर 1817 को। ये संधि हुई थी दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। तो इसमें ए बी सी और डी क्रम से दिए रखे हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। बसेन की संधि 31 दिसंबर 1802, देवगांव की 17 दिसंबर 1803, पूना की संधि जून 1817 और ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817। राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 3री, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो हमें पता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इस साइड है वो जो सूची से संबंधित विषय दे रखे हैं और ये साइड सूची दे रखी है और हमें बताना है कि कौन सा विषय है वो किस सूची में दिया हुआ है और वो क्या असंगत युग्म बताना है। यानी 3 तो इसमें सही दे रखे हैं, 1 इसमें गलत दे रखा है। 1 है वो संवर्ती सूची का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची का है, बिल्कुल सही। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का, बिल्कुल सही। राइट आंसर ऑप्शन बी। शेयर बाजार है वो संवर्ती सूची का नहीं, वो संघीय सूची का विषय है। किसका? संघीय सूची का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसूची और इसमें विषय दे गए हैं, वही हमें इनका मिलान करना है और राइट कूट को चुनना है। इसमें सबसे पहले चौथी अनुसूची दे रखी है, तो चौथी अनुसूची में क्या है हमें ये बताना है। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? राज्यसभा से संबंधित है, तो आपकी ए में सी आ जाएगा। ए में सी है वो किस में दिया हुआ है? सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के बारे में, 8वीं अनुसूची है इसमें भाषा के बारे में और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 24वें, 25वें, 42वें और 44वें। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग दे रखे और इस साइड विषय दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा भाग है वो किस विषय से संबंधित है। तो इसमें हमारा अगर बात करें भाग 9 की, तो भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है। भाग 8 की बात करें तो ये संघ क्षेत्र से संबंधित है। भाग 4A की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पता है कि इसमें मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और भाग 9A है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो इनके अगर मिलान की बात करें, ए में सी आएगा, तो ए में सी है वो सी और डी में है, यानी बी और ए तो होंगे नहीं। 2 में ए आएगा, तो 2 में ए है, आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही होएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्रीय राज संबंधी से और भ्रष्टाचार निवारण से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कितने? 29 विषय दिए गए हैं। 2 + 9 कितने होते? 11 होते हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य कथन है वो हमें छांटना है। संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। पहला विषय है, दूसरा विषय है।
भारत के संविधान में 9वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान की प्रस्तावना को सुभाष कश्यप ने राजनीति जन्म पत्र की संज्ञा प्रदान की, ये गलत दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी आ जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में कब अंततः स्थापित किया गया? 1974, 1976, 2011 और 2009 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 2011 में सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए, इनमें से हमें सत्य कथन बताना है। संविधान की 30वीं अनुसूची में संसद के सदस्यों, मंत्रियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के लिए शपथ दी गई है, बिल्कुल गलत है। चौथी अनुसूची का संबंध राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा से संबंधित है, हमें सत्य कथन बताना था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन है बी हो गया। आगे के चाहिए यहाँ पे 9 देखें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान के भाग और वही इनमें विषय दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि किस भाग में कौन से विषय संबंधित है। सबसे पहले भाग 15, भाग 15 की बात करें तो इसमें क्या है, निर्वाचन दिया हुआ है, तो फर्स्ट में डी आ जाएगा। भाग 16 की बात करें तो 16 में क्या दिया है, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध दिए हुए हैं। 17 में क्या दिया हुआ है, 17 में आपके राजभाषा दी हुई है, और भाग 18 में है वो आपातकालीन संबंध दिए हुए हैं। तो आपको जो आपके संविधान के भाग हैं, कितने भाग हैं, वो उन भागों को अच्छे से याद करना है और उनके बारे में देखना है किस भाग में क्या विषय दिया गया है। कई बार इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और वो किस प्रकार बनेंगे, वो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन आज मैं लेके आई हूँ, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का, समिष्टवाद का, समाजवाद का, या फिर अंतःक्रियावाद का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वभौमिकता का। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। ये किसके, अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अन्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भारत का संविधान परिसंघीय क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संसदात्मक शासन व्यवस्था के संचालन में क्या होता है? कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो विधायिका होती है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये सारे के सारे क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी करवाए थे, चाहे आपके EORO के क्लासेज में हो, इनके भी टेस्ट थे, इनसे भी पहले हो, इसीलिए मैं आपको इनका सीधा आंसर बता रही हूँ ताकि आप अब रिवीजन करें तो आपको पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? आपका राइट आंसर जी ऑस्टिन होगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ए साइड सूची फर्स्ट और ए साइड सूची सेकंड दे रखी है, हमें इनका मिलान करना है। इसमें हमें सबसे पहला दे रखा है अनुच्छेद 155। इनकी बात करें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दी हुई है। अनुच्छेद हमारे बात करें हम आपके 159 की, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी आपका 2 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला हम देखें कि अनुच्छेद 154, तो अनुच्छेद 154 में जो राज्यपाल है उनकी कार्यपालिका शक्ति है, यानी आपका 3 में डी। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, तो आपका राइट आंसर ए में आपका सी होगा, तो 1 में आपका सी ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी है।
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है किन के द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री और राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213, 161, 200 और 202। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसलिंग द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य की विधायिका है वो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? 1, 2, 3 या अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अधिकतम संख्या है वो निश्चित नहीं है। ये मैंने आपको 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। अपनी तरफ से मैंने 100% इजी वे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।